कल हमने क्या कर लिया था? कल हमने कर लिया था पी ब्लॉक के बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था और पी ब्लॉक के बारे में पता कर लिया, उसकी पोजीशन के बारे में। उसके अलावा हमने क्या देखा था? हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करी थी, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में भी हमने बात की थी। अरे करी थी, नहीं करी थी? ठीक है। उसके अलावा हमने बोरॉन फैमिली शुरुआत कर दी थी और बोरॉन फैमिली के जो मेंबर्स है उसमें हमने देखा था कि जो हमारा नियोमियम होता है उसकी हाफ लाइफ कुल कितने टाइम की होती है? 20 सेकंड की होती है, इसलिए उसकी ज्यादा केमिस्ट्री यहाँ पर डेवलप नहीं है। ठीक है। तो बाकी बोरॉन फैमिली में होता है हमारा जो मेंबर होते हैं बोरॉन से लेकर के और थैलियम तक, ये जो हमारे मेंबर हैं इनकी केमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? बात करने वाले होते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने इनकी बेसिक अकरेंस के बारे में बात करी थी कि बोरॉन जो है वो हाइड्रोबोरिक एसिड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है। जो इसका फॉर्मूला है CrBO3 है। उसके अलावा बोरेक्स होता है, अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? और कर्नाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है, Na2B4O7 डॉट आपका 4H2O। ठीक है, ये कर्नाइट है। और Na2B4O7 डॉट 10H2O ये आपका बोरेक्स होता है, इस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। आरिवासम में उसके अलावा हमने एल्यूमिनियम के अकरेंस के बारे में बात करती, सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ठीक है, ये सारे डाटा एनसीईआरटी का गिवन है। तो आज हम उससे आगे की तरफ के बारे में बात करेंगे। और आज का जो भाई हमारा टॉपिक है वो है कि बोरॉन फैमिली जो होती है उसकी जनरल प्रॉपर्टीज को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान देखिएगा, छोटा लेक्चर है आज का, कोई ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन फैमिली हम यहाँ पर देखेंगे और वो जनरल प्रॉपर्टीज क्या है हम उनको यहाँ पर कवर करेंगे। चलिएगा, तो सबसे पहले जो बेटा आती है जनरल प्रॉपर्टीज में, किसी भी फैमिली की आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो सबसे पहले जो जनरल प्रॉपर्टीज निकल के आएगी उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम है जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करूं तो बोरॉन फैमिली कौन से ग्रुप से आती है? बोरॉन फैमिली होती है बेटा ग्रुप नंबर 13, हाँ या ना? और ग्रुप नंबर 13 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होते हैं। उसके अलावा इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NH2 और NP1। बताया था मैंने आपको, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक के एलिमेंट की होती है NH2 NP126, ये बताया था। चूंकि यहाँ पर पी सब शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP1। ठीक है, सॉरी NH2 NP1। ठीक है, चलिए अब एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं? सर एलिमेंट है हमारे बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम और थैलियम। कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है। तो बोरॉन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2s2 2p1 हो गई, हाँ या ना? ठीक है। उसके अलावा एल्यूमिनियम 3 का है तो क्या बनेगी इसकी? 3s2 और 3p1। और उसके अलावा गैलियम आता है 4th पीरियड में आता है, ये आता है 4s2 4p1। इंडियम आता है 5th पीरियड में, क्या बनेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 5s2 और 5p1। जो आपका थैलियम आता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 6s2 और 6s1। तो ये सभी एलिमेंट की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6p1, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है भाई, क्या है? वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, कोई दिक्कत वाली बात है? अब चलते हैं इनके बारे में। देखो अगर मैं बोरॉन की एग्जैक्ट लिखूं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, आई बात समझ में? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, कोई दिक्कत वाली बात है? इसी तरह से एल्यूमिनियम होगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या बनेगा ये? 3p1, कोई दिक्कत वाली बात है? इसके बाद में गैलियम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो वो क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और एक और इलेक्ट्रॉन आते हैं 3d10। याद करो 4th पीरियड में कौन भरा जाता है? डी सब शेल भर दिया जाता है। 4th पीरियड में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, और जिंक के बाद में आता है आपका गैलियम आता है। 3d10 के बाद में क्या आ रहा? 4s2 और ये क्या हो गया हमारा 4p1। आ रही बात समझ में? अरे भाई बताओ, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, चलिए अब ये जो आपका गैलियम है यहां पर हमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी और वो क्या है हम उसके बारे में ध्यान से देखते हैं। देखिएगा, गैलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 से लेकर 3p6 तक, ये आपकी कौन सी कोर होती है? ये होती है आपकी इनर्ट कोर। इनर्ट कोर का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी है? वो है नोबल गैस की। और नोबल गैस कौन सी होती है? वो होती है आर्गन। आरिवा समझ में? कौन सी नोबल गैस होती है भैया? आर्गन होती है। कोई दिक्कत वाली बात? भाई 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के अंदर होते हैं ना, तो ये हो गए 2 और 2 4, 6 और 4 10 और 2 12 और 6 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है? आर्गन के अंदर है। अब ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई वैलेंस शेल। अभी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझेंगे हम। ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी वैलेंस शेल। तो कहा यह गया कि जो हमारा गैलियम होता है बेटा, गैलियम की जो इनर्ट कोर होती है और जो उसकी वैलेंस शेल होती है
गैलियम की जो वैलेंस शेल है और जो इनर्ट कोर होती है उसके बीच में, ध्यान से देखिएगा भैया, उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में आपको देखने मिलेगा फुल्ली फिल्ड 3D ऑर्बिटल। अरे भाई बोलो जरा, क्या दिखाई पड़ रहा? उसके बीच में हमको दिखाई पड़ता है फुल्ली फिल्ड 3D ऑर्बिटल। और याद करो, जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताया था तो मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने समझाया था आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करी थी। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ जाते हैं जो कि न्यूक्लियर फोर्स को कम कर देते हैं। उस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं हम? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है। तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जी और डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, उनका शील्डिंग इफेक्ट अपने आप में क्या होता है? बहुत ज्यादा कम दिखाई पड़ता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, पुअरेस्ट भी कह सकते हैं। हालांकि सबसे कमजोर किसका होता है? एफ का। एफ का तो नेग्लिजिबल है, उसका तो थोड़ा बहुत भी शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है? एस ऑर्बिटल का। उसके बाद किसका होगा भैया? पी का। उसके बाद में किसका होगा? डी का। और सबसे लास्ट में कौन आता है बेटा? एफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। समझ में आ रही बात? तो एफ का तो निग्लिजिबल शील्डिंग इफेक्ट है, लेकिन जो डी इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसका शील्डिंग इफेक्ट भी अपने आप में बहुत बहुत कम दिखाई पड़ता है। सर शील्डिंग इफेक्ट अगर कम हुआ, ध्यान देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ, यहां पर क्या हुआ? यहां पर इसका इनका क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। सर अगर यहां पर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब शील्डिंग इफेक्ट इनका क्या होगा? बड़ा पुअर होगा। तो यानी कि न्यूक्लियस से आने वाली फोर्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लग रही है, यहां से यहां पर जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स में कमी की बजाय क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। क्योंकि अगर तुम्हारे याद हो तो मैंने एक रिलेशन बताया था कि Z स्टार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? कम होता है। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? लेकिन यहां पर क्या हो रहा? शील्डिंग इफेक्ट आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो गैलियम का साइज घट करके किससे छोटा हो जाएगा? एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गैलियम के लिखने का कारण बेटा यही है कि यहां पर हम ये समझ पाए कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या खेल है, और यहीं से हमें साइज का आइडिया लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, गैलियम का साइज छोटा क्यों होता है? कि जो इनर्ट कोर होती है, जो वैलेंस शेल होती है और इनर्ट कोर होती है, उस वैलेंस शेल और इनर्ट कोर के बीच में हमें क्या दिखाई पड़ते हैं? फुल्ली फिल्ड 3D ऑर्बिटल दिखाई पड़ते हैं। 3D ऑर्बिटल दिखाई पड़ता है, और वो जो 3D ऑर्बिटल है उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है। न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने की वजह से गैलियम का जो साइज होता है वो एल्यूमिनियम से रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि यहां पर साइज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ? डी ब्लॉक के एलिमेंट को। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो 10 एलिमेंट ट्रांजिशन के इससे पहले भरे गए थे गैलियम से। ट्रांजिशन एलिमेंट की वजह से यहां पर क्या हुआ? गैलियम का साइज रिड्यूस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसीलिए इस साइज के रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यहां पर, एक होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है आपका लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्लियर हो गया। यहां पर क्या मसला है? चलिएगा, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वही है जो मैंने आपको लिखा कि बोरोन की इधर ये रही और ये कौन सी हो गई? वैलेंस शेल की हो गई। एल्यूमिनियम की कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रही और इधर क्या हो गई? हमारी वैलेंस शेल की होगी। आगे वाली स्लाइड बेटा जो हमने ऐड करी है उस पर वही कहानी है कि ये गैलियम की क्या हो गई? वैलेंस शेल की हो गई, और ये गैलियम की क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक है, यानी कि 1s2 से लेकर के 3p6 तक क्या होगा आपका? ये इनर्ट कोर होता है। उसके बाद में 3d10 आता है, देन 4s2 और 4p1, ये क्या होता है आपका? वैलेंस शेल। तो इनर्ट कोर और वैलेंस शेल के बीच में क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल है, जिनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। नतीजा न्यूक्लियर फोर्स यहां पर क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ने पर साइज जो है गैलियम का रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। समझ में आ रही बात? और इसी फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। तो बेटा ये आपको क्या रखना है? ये आपको याद रखना है। कोई दिक्कत वाली बात? तो पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली प्रॉपर्टीज हमने यहां पर देख ली। तो यहां से हमने किसके बारे में बात करी? हमने यहां पर बात करी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और साथ ही साथ हमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये पता चला कि जो गैलियम का साइज है वो एल्यूमिनियम से क्या होगा? छोटा होगा। तो अगला जो टॉपिक है बेटा हमारा वो क्या है? वो हम इसके साइज को लेकर के ही बात करेंगे। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा हमारे जो ग्रुप नंबर 13 के मेंबर हैं वो क्या है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये पीरियड नंबर 2 से आता है, और ये पीरियड नंबर कौन सा हो गया? 6 हो गया। अब अगर आप बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे, एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाएंगे, गैलियम से इंडियम की तरफ को जाएंगे, और इंडियम से
थैलियम की तरफ को जाएंगे। तो हर बार आपका पीरियड नंबर बढ़ता चला जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती चली जा रही है। तो अगर मैं कह दूं कि ऊपर से नीचे आने पर लगातार नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, तो किसी को कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, साइज भी तो इंक्रीज होगा। तो जनरल ट्रेंड क्या होता है एटॉमिक रेडियस का? जनरल ट्रेंड ये है कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। लेकिन हमने अभी एक एक्सेप्शन पढ़ा कि गैलियम का साइज जो है वो किससे छोटा हो जाता है, एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम का साइज किससे बड़ा हो गया, गैलियम से। तो यहां पर हमारा साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा कि सबसे छोटा साइज हमारा बोरोन का, उसके बाद में हमारा गैलियम, गैलियम के बाद हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम, और इंडियम के बाद क्या हो गया, थैलियम। तो ये आपको क्या रखना, ध्यान रखना, ये करेक्ट ऑर्डर है आपका किसका, साइज का होता है। बैंगन, गाजर, आलू इन थैला। भाई ट्रिक क्या थी तुम्हारी, बैंगन, आलू, गाजर, लेकिन इस बार तुमने आलू से पहले क्या ले ली, गाजर ले ली। ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है? अरे कोई दिक्कत समझ में, कोई बात? अब एक चीज और नोट करिएगा, नई ट्रिक बनती तो इसे याद कर सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी इन थैला, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि आलू गाजर कहां रखना, गाजर आलू कहां रखना है कंफ्यूजिंग कर देगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि ट्रिक को आप यूज मत कीजिएगा, ट्रिक तो सबसे लास्ट का हथियार होना चाहिए कि भैया हाँ हमारी समझ में अब नहीं आए। तो एटॉमिक रेडियस सेकंड प्रॉपर्टी थी, क्लियर होगी भैया। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अबे क्या पढ़ी थी भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करी। चलिएगा अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है सर, कोई भी आपके पास में गैसियस एटम होगा, आ रही बात समझ में, उस गैसियस एटम को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, गैसियस कैटायन के अंदर कन्वर्ट करना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा के। और इस दौरान जो लगने वाली एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जाना जाएगा, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी उसको हम बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ये बेसिक सा फंडा है जिसको हम पहले से जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इनकी जो फर्स्ट आईपी होती है वो एस ब्लॉक के कंपैरिजन में क्या देखने मिलती है, हमें काफी कम देखने मिलती है, ज्यादा डिफर तो नहीं है लेकिन कम होती है। एस ब्लॉक जो होंगे हमारे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 होगा, उसके मुकाबले में इनकी एंथैल्पी क्या होगी, इनकी एंथैल्पी कम होती है। कारण क्या है कि पी सबशेल जो है वो एस से थोड़ा सा, न्यूक्लियस से एस के मुकाबले में थोड़ा सा दूर होगा। भाई न्यूक्लियस के पास पहले एस आएगा, उसके बाद में पी आता है। समझ में आ रही बात? तो इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, यूजुअली ऊपर से नीचे बढ़ने पर भाई आपको इलेक्ट्रॉन लूज कराना है। अब जैसे जैसे साइज आपका बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस की फोर्स भी घटती चली जाएगी। भाई अब ध्यान से देखिएगा, आपका ये न्यूक्लियस है, एक एटम ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक दूसरा एटम ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां पर है, एक तीसरा एटम ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉन कहां है बेटा, ये आपका यहां पर निकल के आ रहा। तो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने में न्यूक्लियस की फोर्स यहां तो डायरेक्ट कनेक्शन में है, यहां पर बीच में क्या है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गई, यहां पर और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गई। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा सेंटर और वैलेंस एटम के बीच का, न्यूक्लियस और वैलेंस एटम के बीच का, वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स घटता चला जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स घटेगा तो बहुत थोड़े अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए। ये आपका जनरल ट्रेंड होता है। तो यूजुअली ऊपर से नीचे आने पर जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा, वो डिक्रीज होती है। कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन यहां पर चूंकि ग्रुप नंबर 13 है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हम पहले भी देख चुके हैं, यहां पर कहानी थोड़ी सी क्या होती है, अलग होती है। अलग क्या होती है देखिएगा, तो ये क्या है, ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये क्या हो गया आपका, थैलियम हो गया। समझ में आ रही बात? अभी ध्यान से देखना, आपको प्रैक्टिकली जब ये देखा गया, प्रैक्टिकली क्या देखा गया, जब ये देखा गया तो ये तो तुम्हें पता चल ही गया था कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के मुकाबले में क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। जब गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के मुकाबले में छोटा होगा तो यानी कि गैलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी, किसके मुकाबले में, एल्यूमिनियम से मुकाबले में होंगे। अच्छा, ऊपर से नीचे आने पर साइज तो बढ़ ही रहा, साइज बढ़ रहा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तो मिनिमम किसकी है, मिनिमम तो बोरॉन की रहने वाली है। तो सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा बोरॉन की है। अब प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है इस थैलियम के अंदर। ये थैलियम कौन से पीरियड का है, 6 पीरियड का है। पीरियोडिक टेबल ये लग रही, 6 पीरियड में ध्यान से देखो, 6 पीरियड से आपने एक सीरीज काटी गई यहां से, और उस सीरीज का नाम क्या था, लेंथेनॉइड सीरीज। याद आया, एफ ब्लॉक की जो पहली सीरीज है, देखो ये लग रही साइड में, पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है भैया, यहां पर छठे पीरियड में क्या भरा गया, एफ इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब एफ इलेक्ट्रॉन कितने, एफ और एफ एलिमेंट कितने
भरे गए? 14 एलिमेंट भरे गए। 14 एलिमेंट को भरने के बाद में थैलियम का नंबर आता था। तो भैया सोचो, जब गैलियम से पहले 10 इलेक्ट्रॉन डी के भरे गए थे, यहां तो थैलियम से पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए? 14 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? और ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिर्फ एफ इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट तो और भी ज्यादा कम है, या ये कह लो कि ना के बराबर है। एफ इलेक्ट्रॉन का होना या ना होने से न्यूक्लियर फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि हम जानते हैं सर, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा। तो एफ इलेक्ट्रॉन में 14 प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं और 14 इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं ना, उनकी न्यूक्लियस की ताकत क्या हो रही? लगातार बढ़ती चली जा रही। नतीजा, थैलियम का साइज क्या होने लगता है? कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। या फिर ये कह लीजिएगा, हालांकि साइज इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन थैलियम के ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है, इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि थैलियम सबसे लास्ट में पहुंचने की बजाय कहां पहुंच जाता है? सेकंड नंबर पर पहुंच जाता है। तो बोरॉन के बाद में कौन है भैया? थैलियम है, आ रहा। उसके बाद में एल्यूमिनियम आना चाहिए था, लेकिन हमने पढ़ लिया कि यहां पर क्या है? गैलियम है। देन उसके बाद एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में क्या है? आपका इंडियम है। तो ये आपका क्या है बेटा? ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। थैलियम यहां से यहां पर क्यों मूव किया? ड्यू टू लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन। एल्यूमिनियम यहां से यहां पर क्यों मूव किया? ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है आपका एक चार्ट। ये देखिएगा कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम कहां पहुंचा? बोरॉन और एल्यूमिनियम के बीच में, और एल्यूमिनियम कहां आया? गैलियम और इंडियम के बीच में। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाता है? ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की भी क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये एक्सेप्शन है, नॉर्मल ट्रेंड से हटकर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन आपका वही बनेगा बेटा जो नॉर्मल ट्रेंड से हटकर होगा। पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? बोरॉन की, और मिनिमम किसकी होगी? आपके इंडियम की। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब ऑब्जर्व करी जाती है? जब एटम कंबाइंड स्टेट में हो। पहली बात, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक एटम जब दूसरे एटम से जुड़ता है शेयर होने पर, और जो बॉन्ड उससे बनाता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है उसको अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। उसके बाद में ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है, देन क्या आता है? क्लोरीन आता है। 4 एटम फोन कॉल वाले आपको क्या रखना है? याद रखना है। ट्रिक क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? कि FON और लगभग नाइट्रोजन क्लोरीन की लगभग क्या होगी? बराबर होगी, लेकिन फिर भी क्या होगी? नाइट्रोजन की ही फालतू होती है थोड़ा सा। नाइट्रोजन की 3.16 है और क्लोरीन की 3.1 होती है। समझ में आ रही है? 10 करीब। कोई दिक्कत वाली बात भाई? अरे ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है कि बोरॉन से एल्यूमिनियम तक के तो क्या होगा? डिक्रीज होगा, देन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो वैल्यू है एनसीईआरटी का डाटा गिवन है कि बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी? 2, एल्यूमिनियम की कितनी? 1.5। देखो बोरॉन से एल्यूमिनियम पे घटी, अब एल्यूमिनियम से वापस क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई। तो ये डाटा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं आपसे कि डाटा रोटो कोई बेनिफिट नहीं है, एनसीईआरटी का डाटा है, लेकिन वो डाटा केवल ये बताने के लिए दिया गया है कि भैया क्या चीज घट रही है और क्या चीज यहाँ पर पूरी हो रही। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या बन जाता है? अब देखिएगा, अब तो डाटा है ना, इसको तो आप अरेंज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बोरॉन है। बोरॉन के बाद में 2 से नीचे वैल्यू किसकी है? थैलियम की। तो बोरॉन क्या हुआ? थैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद गैलियम, और उसके बाद क्या हो गया? आपका एल्यूमिनियम। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? ये आपके हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी। बोलो भाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो ये चीज आपको क्या रखनी है बेटा? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सारे क्वेश्चन ये एक्सेप्शन वाले हैं, और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन इतने भरे पड़े हैं इसलिए नहीं, इसलिए कि क्योंकि हम अब तक ऐसे थ्योरी बना ही नहीं पाए जो हमारे सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर सके? एक्सप्लेन कर सके। इसीलिए हम उसको क्या नाम देते हैं? एक्सेप्शन। भाई जो चीज औकात के बाहर वो एक्सेप्शन। अंगूर नहीं मिले लोमड़ी को, तो लोमड़ी ने क्या कहना शुरू कर दिया? अंगूर खट्टे हैं जी, जबकि वो उसने छलांग लगा ही नहीं पा रही थी कि अंगूर है। तो सेम कहानी यहाँ पर है। अब चूंकि हम यहाँ पर रिसर्च तो कर नहीं रहे, फिलहाल हमारा मेन मोटिव क्या है? एग्जाम को क्रैक करना। तो इसीलिए हमें इस फ्लो के सपोर्ट, फ्लो के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? अपने आप को भी बहाना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में आता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि किसी सॉलिड को उसके लिक्विड में कन्वर्ट करना। गैलियम को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं सर, हाथ पे रखते पिघल जाएगा। तो सबसे मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? गैलियम का। कितना होता है? 303 केल्विन का। कोई दिक्कत वाली बात? और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? बोरॉन का। बोरॉन क्या होता है? बोरॉन आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, और काफी ज्यादा टेम्परेचर, मेरे ख्याल से 2600 कुछ केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी कि आप मान के चलिएगा लगभग 2300-2400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे। 2-2500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर, 2500 के करीब जब आप टेम्परेचर दोगे तब जाकर के बोरॉन क्या करेगा? पिघलेगा। समझ में आ रही बात? और आपको एक शायद एक चीज ना पता हो, एक सब्सटेंस
सब्सटेंस आता है जिसका नाम है नॉर्बाइड। क्या नाम है भैया? नॉर्बाइड, B4N। समझ में आ रही बात? ये नॉर्बाइड है, बोरोन इसके अंदर मौजूद है और इसी की मौजूदगी की वजह से ये सबसे हार्डेस्ट आर्टिफिशियल सब्सटेंस के अंदर कंसिडर किया जाता है और इसी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यूज करते हैं नॉर्बाइड को। याद रखना, समझ में आ रही बात? 2600 कुछ केल्विन का 2-2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट का, तो इसीलिए इसको काफी हार्ड होता है बोरोन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी गैलियम का मिनिमम क्या होगा? तो डिक्रीज कहां से होगी? बोरोन से गैलियम तक तो डिक्रीज होगी, उसके बाद क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब एलिमेंट क्या है हमारा? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो यहां से यहां पर आने पर क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा किसका है? बोरोन का, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में इंक्रीज होगी इंडियम एंड देन थैलियम। इंडियम से बड़ा किसका हो जाएगा? आपका थैलियम का। याद रखिएगा, ये ऐसे जनरल ट्रेंड नहीं है, ठीक है। ये उल्टा साइन ऐसे आ गया, ठीक है भाई। अब कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक। तो ये क्या है आपका? ये आपका किसका पॉइंट हो गया बेटा? ये आपके मेल्टिंग पॉइंट का हो गया। मेल्टिंग पॉइंट के बाद आता है बॉईल करना। बॉईल करना मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना। आपके पास में मेटल है, उसको बॉईल करना पड़ेगा। तो फिर वही वाली बात है भैया आपका कि बॉइलिंग पॉइंट का नॉर्मल जनरल ट्रेंड है, इसमें कोई ऐसा मतलब वो नहीं पाया जाता, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन वाला पॉइंट नहीं है। जनरल ट्रेंड है कि टॉप टू बॉटम आने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? लगातार डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद में आती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होती है। समझ में आ रही बात? तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? थैलियम की, देन इंडियम, देन गैलियम और उससे बाद में एल्यूमिनियम और उससे सबसे कम किसकी हो गई? हमारी बोरोन की होगी। तो डेंसिटी का टॉपिक क्या है? डेंसिटी का पॉइंट ये है कि ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। भाई गधो समझ में आया कि नहीं आया? है भाई? आ गया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक है भाई? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, डेंसिटी के बाद में आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में तो सर कल मैंने बहुत लंबी बात करी थी। बोरोन फैमिली ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है। तो ग्रुप नंबर 13 यानी कि ग्रुप नंबर 3A, हाँ या ना? तो ग्रुप नंबर क्या है? थर्ड। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी? +3। लेकिन -2 भी तो जा सकती है, तो +3 से -2 करेंगे, क्या आ जाएगा? +1। तो दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर होगी सर, एक होगी +3 और एक होगी +1। और टॉप टू बॉटम अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, +3 की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती चली जाएगी और +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन कल मैंने आपको एक बात और बोला था कि अगर सारे एलिमेंट में से मुझे केवल एक ही एलिमेंट चूज करना हो कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल बनाएगा, तो वो आता है आपका थैलियम +1 का। समझ में आ रही बात? सारे एलिमेंट में थैलियम प्लस, ध्यान रहे इसीलिए कि थैलियम जो आपका TLI3 होता है ना, TLI3 आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। कल भी मैंने आपको बताया था कि TLI3 अगर टूटेगा कैसे होगा? TL+3 और I3- के अंदर होता है। समझ में आ रही बात आपको? ये ऐसे नहीं होता कि ये आपका ये TL+1 और I3- के अंदर इस तरह से टूटता है। ये +3 और I- के अंदर ऐसे नहीं बनता। समझ में आ रही बात? ध्यान रखिएगा, +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, +1 दिखाएगा, ठीक है। और TlCl3 और TlBr3 ये दोनों तो स्टेबल ही नहीं होते, रखेंगे टूट जाएंगे। देखो एग्जांपल दिखाऊं तुम्हें कितना है कि ये आपका TlCl3 है। TL+1 को लेकर के इतना आतुर रहता है कि यहां पर Tl के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 की, तो यहां से ये क्लोरीन गैस बाहर निकाल देगा और TlCl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी +3 तुरंत किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? +1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको क्या रखना है? ये आपको ध्यान रखना है। +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद आया ना कल वो s ऑर्बिटल वैलेंस शेल का वो इन्वॉल्व नहीं होता बॉन्ड बनाने में, जो कि इफेक्टिवली एप्लीकेबल होता है फैमिली के लास्ट एलिमेंट पर, ठीक है। यानी कि किसकी बात हो रही है यहां पर? थैलियम की। देखिएगा थैलियम +1 और +3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? +1 का। इंडियम +1 +3 में कौन होगा? +3 का। गैलियम +1 और थैलियम +1 में कौन होगा? थैलियम +1 का। समझ में आ रही बात? देखो यहां पर इंडियम है तो थैलियम से ऊपर जस्ट इंडियम है, अगर उसमें से भी मुझे चूज करना जाए तो इंडियम भी अपनी +3 की ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। बेटा ये चीज आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए उसके बाद में आता है नेचर ऑफ कंपाउंड। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में हमारी केवल और केवल केमिकल प्रॉपर्टीज बच जाती हैं। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। तो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट की क्लास में क्या है देखिएगा आज का टॉपिक, नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा है। भैया बोरोन हमेशा कैसे कंपाउंड बनाएगा? कोवेलेंट बनाएगा। एल्यूमिनियम के जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो केवल और ऑक्सीजन वाले, फ्लोरीन वाले और कार्बाइड के होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम जब फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम जब कार्बन से रिएक्ट करेगा, तब वो क्या बनाता है? आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। अदरवाइज एल्यूमिनियम भी क्या बनाता है? कोवेलेंट बनाता है। ऐसा नहीं है कि केवल यही है। अच्छा कार्बन वाला प्योरली आयोनिक नहीं होता,
ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके अलावा एल्यूमिनियम सल्फेट हुआ, एल्यूमिनियम नाइट्रेट होगा, ये भी आपके आयनिक कंपाउंड है, लेकिन हम यहाँ पर सिंगल जो एलिमेंट हमारे सिंगल जो एलिमेंट होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात करें। तो एल्यूमिनियम के जो OFC वाले कंपाउंड होते हैं वो क्या बनाएंगे, वो आयनिक होंगे, बाकी सब कैसे होंगे, कोवेलेंट होंगे। और गैलियम, इंडियम और थैलियम के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा, आयनिक होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये बोरॉन फैमिली की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, खत्म हो गई। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बची हुई है, कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। बोरॉन फैमिली के हैलाइड पढ़ेंगे हम, बोरॉन फैमिली के ऑक्साइड पढ़ेंगे, बोरॉन फैमिली के हाइड्राइड पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में। उसके अलावा आपके कुछ कंपाउंड है जैसे कि बोरेक्स हुआ, बोरिक एसिड हुआ, इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, क्योंकि बेटा इनका सिलेबस, इनकी प्रिपरेशन, इनकी रिएक्शन अब आपके सिलेबस में नहीं रही, लेकिन अभी भी हमारे सिलेबस में से हटने के बाद में जब इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ते हैं तो वहां पर बोरेक्स का जिक्र आता है, वहां पर किसका जिक्र आता है, बोरिक एसिड का जिक्र आता है। तो इनके स्ट्रक्चर को हम यहां पर देखने वाले हैं। समझ में आ रही बात। तो उम्मीद है भाई यहां तक के समझ में आया होगा। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है, बढ़े आगे। तो इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार हम ये पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। क्वेश्चन कर लेना, इसके क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दीजिएगा। केवल केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर क्या है बच रही है, PYQ सॉल्व करो। जैसे बोरॉन फैमिली कंप्लीट होगी इसकी DPP तुम्हें अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना भाई। एक फैमिली की एक DPP मिलेगी, उसके बाद में कार्बन फैमिली की एक DPP मिलेगी। समझ में आ रही बात। संडे का टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी करो बहुत बढ़िया करके। समझ में आ रही बात। ये सेकंड टेस्ट का पोर्शन है ना, तो P ब्लॉक, तो संडे वाला जो टेस्ट होगा उसकी टेस्ट की अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, समाचार समाप्त। ठीक है भाई।